गुमराह एपिसोड 258। डॉक्टर ने फ़ोन बंद किया, फिर मुझसे बोला, लो भाई वो खुद ही आ रहा है। कहाँ इस्तकबाल करोगे उसका? यहीं या ऑपरेशन थिएटर में? यहाँ घर में दूसरे अफराद भी होंगे, मेरा मतलब है तुम्हारे बीवी बच्चे और मुलाजमीन वगैरह। हाँ, वो लोग आसपास ही होंगे कहीं। उसके अलावा ये साथ वाले कमरे में मेरी वालिदा होती हैं। तो फिर उधर ऑपरेशन थिएटर में ही चलो। अगर बात बिगड़ी और कुछ हंगामा आराई हुई तो सब लोग दौड़ पड़ेंगे इस तरफ। मैं चाहता हूँ घर के दूसरे अफराद को इस मामले की खबर ना हो, और मेरा ख्याल है तुम भी ये बात पसंद नहीं करोगे। सच तो यही है जो तुमने कहा है, लेकिन अगर मजबूरी आनी पड़े तो मैं उसे भी गवारा कर लूँगा। घर वालों को एतमाद में लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर ऐसा मौका आ गया तो देखा जाएगा बाद में। चलो अभी तो चलते हैं हम यहाँ से। मैंने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा, हाँ चलो, असलम को यहाँ भेज दूंगा मैं, वो आने वालों को साथ लेकर उधर ही आ जाएगा। डॉक्टर ने मेरे साथ चलते हुए कहा। हम दोनों वापस चल दिए। लॉन के दरमियान से गुजरते हुए अचानक ही मुझे ख्याल ने आन घेरा। मैंने वहीं रुककर डॉक्टर का बाजू थामते हुए कहा, रुको डॉक्टर, बात सुनो मेरी। तुमने बताया था कि उन लोगों ने ना जाने किस तरह तुम्हारी कुछ तस्वीरें बना ली हैं। हाँ, यही बताया था मैंने, लेकिन इस वक्त तुम्हें उसका ख्याल कैसे आ गया? क्या वो तस्वीरें तुम्हारी इसी ऑपरेशन थिएटर में बनाई गई थी? हाँ, वो यहीं बनाई गई थी। हैरत तो मुझे इसी बात पर है, उनका आदमी किस तरह पहुंचा यहाँ, ये नहीं जान सका हूं मैं। ये किसी घर के भेदी का काम नहीं हो सकता क्या? इस पर भी गौर किया है तुमने कभी? हो सकता है ऐसा ही हो, मगर यहाँ सभी मेरे इंतहाई एतमाद के लोग हैं। मैं किसी पर शक नहीं कर सकता। सबको इस मामले में क्यों घसीटते हो? मैं समझता हूँ कोठी के तमाम अफराद को तो ये पता नहीं होगा कि तुम यहाँ क्या करते हो। हाँ, तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त है। असलम और दोनों नर्सों के अलावा एक दरबान और है जिसे इल्म है इस बात का, डॉक्टर ने बताया। शायद मेरा अंदाजा ठीक ही है। तुम ऐसा करो, असलम को इधर भेजने के बजाय दरबान को हिदायत कर दो कि वो आने वालों को ऑपरेशन थिएटर वाले हिस्से में पहुंचा दे, या तुम खुद अपने ड्राइंग रूम में बैठकर उनका इंतजार करो, फिर अपने साथियों ने इधर ले आना। मगर क्यों? असलम को इधर भेजने में हर्ज क्या है आखिर? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या तुम्हें शुबा है कि असलम उनसे मिला हुआ है? मगर वो बहुत पुराना और बेहद वफादार मुलाजिम है। सीधी सी बात है यार, अगर वो घर का भेदी जिसकी मदद से उन लोगों ने तुम्हारी तस्वीर हासिल की है असलम है, तो उसे हमारे प्रोग्राम का भी इल्म हो चुका है। हमने सारी बातें उसके सामने ही की हैं। मैंने उस पर सिर्फ शुबहे का इजहार किया है, क्योंकि पैसा बहुत बुरी चीज़ है। उसे देखकर ईमान सलामत रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तुम तो सिर्फ एतमाद की बात कर रहे हो। अब अगर उसे भेजा गया तो वह हम तक पहुंचाने से पहले ही उन्हें हमारे इरादों से बाखबर कर देगा। नहीं भाई, उसको इस काम के लिए भेजना किसी भी तरह मुनासिब नहीं है। ओह, वो चौंक कर बोला, कमाल है भाई, इतने सामने की बात की तरफ मेरा ध्यान ही ना जा सका अब तक। तुम ठीक कहते हो। अगर डॉक्टर खरतूमी के आदमी मेरे खिलाफ कुछ सबूत हासिल करने में कामयाब हो गए हैं तो इस काम में इन चारों में से ही किसी एक का ताउन उन्हें जरूर हासिल रहा है। इसके बगैर ये काम मुमकिन ही नहीं था उनके लिए। अब मुझे उन चारों को चेक करना पड़ेगा। ये चेकिंग वैकिंग तुम बाद में करते रहना, अभी तो हमें इस मौजूदा मसले से निमटना है। तुम जाओ, जाकर ड्राइंग रूम में बैठ जाओ। नहीं, उसे वहां लेकर जाना ठीक नहीं होगा। मैं दरबान से कह देता हूँ, वो उसे इधर ही भेज देगा। ठीक है, जैसा तुम मुनासिब समझो कर लो। बस इसका ख्याल रखना उन्हें हमारे सामने आने तक शुबा ना हो किसी भी तरह का। मुतमईन रहो, मैं दरबान को कुछ और नहीं कहूँगा। तुम उधर उन तीनों का ख्याल रखना, उनमें से किसी को भी बाहर ना आने देना। वो वापस पलट गया और मैं दोबारा उस क्वार्टर में जा घुसा। मेरी वापसी बहुत बरवक्त हुई थी। अगर जरा भी देर हो जाती तो वो दोनों चिड़ियाँ उड़ चुकी होती। दरवाजे के अंदर कदम धरते ही वो मुझे सहन उबूर करके अपनी तरफ बढ़ती हुई नजर आई। मुझे देखकर वो एक लम्हे के लिए ठटकी, फिर उनमें से एक अपनी पुरफरेब मुस्कान का जाल फेंकती आगे बढ़ी। आपके मरीज को हमने बेड पर आराम से लिटा दिया है। उसकी निगहदाश्त असलम के जिम्मे है, लिहाजा अब यहाँ हमारा तो कोई काम नहीं रहा, इसीलिए हम वापस जा रहे हैं। नहीं जनाब, इस तरह नहीं सोचा करते। काम तो इंसान के लिए हर जगह हर घड़ी मौजूद रहता है। ये आपने कैसे समझ लिया कि अब यहाँ कोई काम नहीं रहा आपके लिए? दूसरी शोख नजरों से मेरी तरफ देखते हुए तौबा शिकन अंदाज में मुस्कुरा कर बोली, आप ठीक कहते हैं, काम तो कभी खत्म नहीं होता। लेकिन हमारे जाने की वजह दरअसल ये है कि अब हम थक गए हैं काम कर करके और कुछ देर आराम करके ताज़ा दम होना चाहते हैं। ना जी, ये बात तो मैं आपकी मान ही नहीं सकता कभी। तरोताज़ा तो आप दोनों पहले से ही अच्छी खासी हैं, और आराम का जहाँ तक ताल्लुक है तो वो आप यहाँ भी कर सकती हैं। उधर मेरे यार आबी के आसपास कुछ और बेड भी ज़रूर होंगे, वहाँ आराम कर लें आप दोनों जाकर। देखें, ये बात आपके और हमारे दोनों ही के फ़ायदे में जाती है। आप हमें गलत समझे हैं जनाब, फजूल बातें ना करें हमसे, हटे, जाने दें हमें, पहली ने तड़क कर कहा। बुरा ना माने जी, मैंने कोई गलत बात नहीं की है आपसे। आप इसे गलत समझ लें तो बात दूसरी है। अच्छा जी, हमने समझने में गलती की है तो फिर आप ही बताएं ज़रा, दोनों के फ़ायदे से क्या मतलब था आपका?
बहुत आसान सा मतलब था अगर आप समझने की कोशिश करती तो। देखें ना, मेरे यार आबी के पाँव में गोली का जो जख्म है वो तो देखा ही आप दोनों ने। आप खुद सोचें उस जख्म में कितनी तकलीफ होती होगी। आप दोनों अगर उसके सामने रहेंगी तो उस तकलीफ को भूलकर वो आपको देखता रहेगा। हसीन चेहरे उसकी कमजोरी है, आपकी मौजूदगी में उसको बड़ा आराम मिलेगा और आप दोनों भी वहाँ आराम करती रहेंगी। आखिर डॉक्टर साहब ने इतनी हसीन नर्सों का इंतखाब इसीलिए तो किया है ना कि उनके सामने मरीजों को दुख दर्द का एहसास ना रहे। ये भी तो फर्ज है आपका। फिर इसमें गलत बात कहाँ से नजर आ गई आपको? दूसरी वाली ने मेरी बात सुनकर कहका लगाना शुरू कर दिया। पहली वाली उसे हैरानी से देखते हुए बोली, तुझे क्या हुआ शीरी, क्यों इस तरह हंसे जा रही है? दिमाग तो नहीं चल क्या तेरा? शीरी ने हंसते हुए कहा, तेरी एक नहीं चल सकेगी इनके सामने इशरत बेगम। इनकी जुबान भी इतनी तेज चलती है जितने हाथ चलते देखे थे हमने। ऑलराउंडर आदमी है ये, यूं ही तो इतनी शोहरत नहीं मिल गई इन्हें। उसी वक्त डॉक्टर भी वहां आ गया और हमें इस तरह खड़े देखकर बोला, क्या बात है भाई, यहाँ क्यों खड़े हो गए हो तुम लोग? इशरत जल्दी से बोली, हम अपना काम खत्म करके घर जाना चाहते हैं डॉक्टर साहब, मगर ये साहब रास्ता रोककर खड़े हो गए हमारा, जाने ही नहीं दे रहे हमें। कहते हैं इधर मरीजों के बेडरूम पर जाकर आराम कर लो तुम लोग। डॉक्टर ने मेरी तरफ देखकर कुछ कहना चाहा, मगर मैंने दोनों लड़कियों की नजर बचाकर उसे आंख से इशारा करने के बाद कहा, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा डॉक्टर? शायद हमें इनकी जरूरत पड़ ही जाए, ये यहाँ रहेंगी तो फौरन ही दस्तयाब हो जाएंगी हमें। डॉक्टर मेरी बात का मतलब समझकर बोला, हाँ कहते तो ये ठीक ही हैं, हर्ज ही क्या है, थोड़ी देर और रुक जाओ तुम दोनों। उन दोनों ने खाली खाली और वीरान नजरों से डॉक्टर को देखा। ऐसा लगता था जैसे उनकी जगमग करती रोशन आंखों में झिलमिलाते हुए सारे सितारे गुरूब हो गए हैं। वो दोनों बुझकर रह गईं। फिर उन्होंने नजरें झुकाईं और पलटकर बोझल बोझल कदमों से अंदर की तरफ चल दीं। डॉक्टर ने मेरे साथ चलते हुए कहा, इन्हें इसकी तवक्को नहीं थी कि मैं तुम्हारे कहने से इन्हें रोक दूंगा। दोनों बहुत बददिल हो गई इस वक्त, लेकिन मैं समझता हूँ इन्हें रोक लेना ही बेहतर था। हाँ, हम कोई रिस्क नहीं ले सकते इस घड़ी डॉक्टर, लेकिन अगर तुम्हें इनके चेहरे देखकर दुख हो रहा है तो फिर जाने दो इन्हें। जो कुछ होगा देखा जाएगा, इनकी उदासी तो दूर हो ही जाएगी ना। मजाक उड़ा रहे हो मेरा? हालांकि हसीन सूरत तो असल से कमजोरी है मर्द की। हाँ भाई, ये कमजोरी तो होती ही इतनी कमजोर है कि जरा सी बात पर शिकस्ता दिल हो जाती है। मालूम होता तुम में जमालियाती हिस्स बिल्कुल नहीं है, जब भी हसीनों के बारे में इतनी बेदर्दी से सोचते हो तुम। इस बार डॉक्टर मुझे जिस कमरे में लेकर गया वो कोई दूसरा ही कमरा था। वहाँ एक छोटी सी राइटिंग टेबल और एक सोफा सेट सलीके से लगा था। यहाँ शायद डॉक्टर मखसूस लोगों से मुलाकात किया करता था। उस कमरे से मुल्हिका एक और कमरा था जिसे एक दरवाजा उस कमरे से मिलाता था। उस कमरे में मरीजों को इलाज के लिए रखा जाता था। दोनों कमरों के दरमियानी दरवाजा खुला होने की वजह से उस तरफ पड़े हुए मरीजों के बेड मुझे दिखाई दे रहे थे और उधर से ही आबी के चहकने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। डॉक्टर एक सोफे पर बैठ गया, मगर मैं सीधा उस कमरे की तरफ बढ़ता चला गया। आबी एक बेड पर लेटा खुशगवार मूड में शीरी और इशरत की तरफ देख देख कर गुलजमान और खान से कुछ कह रहा था। मुझे अंदर दाखिल होते देखकर वो बोला, आ भाई गुलाम जिलानी, खुदा तुझे खुश रखे और हर किसी को तेरे जैसा यार जानी अता करे। तू कितना ख्याल रखता है मेरा, बड़े एहसानात है यार तेरे मेरे ऊपर। अभी फजूल बातें मत करो। बहुत दिलचस्प और जिंदा दिल आदमी है जिलानी साहब आपके दोस्त। इस हालत में भी इनकी तबीयत की शगुफ्तगी में कमी नहीं आई। बड़ा हौसला बख्शा है खुदा ने इन्हें। खान ने मेरी तरफ देखते हुए खुशदिली से कहा, अरे बड़ा जलील आदमी है ये, तुम इसे जानते नहीं हो। सिन्फ नाज़िब को देखकर इसकी तबीयत यूं लहराने लगती है जैसे बीन की धुन पर सांप लहराता है। 1000 साल का शेषनाग है ये, जो अब इंसान के रूप में आ गया है। आबी कुछ कहने ही वाला था, मगर पीछे से डॉक्टर ने आकर मुझे आवाज दी, इधर मेरे पास आकर बैठो जिलानी, मेरा दिल बुरी तरह हौल रहा है। वो लोग किसी भी लम्हे पहुंचने वाले होंगे। अच्छा यार, आ रहा हूं मैं। मैंने उसे जवाब देकर कमरे में चारों तरफ नजरें दौड़ाई। एक कोने में एक बेड पर शीरी और इशरत बैठी हमें घूर रही थी। उनके करीबी दूसरे बेड पर असलम बैठा था। मैंने उसकी तरफ से मुतमईन होकर खान से कहा, खान तुम और गुलजमान इधर आओ मेरे साथ। रिवॉल्वर वगैरह तो है ना तुम्हारे पास? वो दोनों उठते हुए बोले, हाँ पिस्तौल हमने रखे हुए अपने पास। मैंने आबी के ऊपर झुककर अपना रिवॉल्वर जेब से निकालकर इस तरह उसके तकिए के नीचे सरका दिया कि शीरी, इशरत या असलम में से कोई अंदाजा ना लगा सके कि मैंने किया क्या है। फिर मैंने आबी से कहा, इन तीनों पर नजर रखना, इनमें से कोई भी इस कमरे से बाहर जाने की कोशिश करे तो रिवॉल्वर निकालकर उसे कवर कर लेना, ना जाने देना बाहर, ना माने तो बेशक गोली मार देना उसे। मैं खान और गुलजमान को लेकर उस कमरे से निकलकर डॉक्टर के पास आ गया। उधर आकर मैंने गुलजमान से आबी वाले कमरे का दरवाजा बंद करवा दिया। फिर उसे और खान को उस दरवाजे के दाएं बाएं खड़ा कर दिया जिधर से मेहमानों के आने की तवक्को थी। डॉक्टर को मैंने राइटिंग टेबल के पीछे कुर्सी पर बिठा दिया और उससे कहा कि वो टेबल लैंप जलाकर इस तरह रख ले कि उसकी रोशनी सिर्फ मेज पर पड़े और इस रोशनी में कोई फाइल वगैरह खोलकर उसका मुताला करने की पोजीशन इख्तियार कर ले। डॉक्टर ने मेरी हिदायत पर अमल किया। मैं कमरे की तमाम लाइट्स बुझाकर सोफे पर जा बैठा। अब कमरे में मुकम्मल तारीकी थी।
टेबल लैंप की महदूद रोशनी में खान और गुलजमान का देख लिया जाना किसी भी तरह मुमकिन नहीं था। डॉक्टर भी पूरी तरह नजर नहीं आ रहा था और मुझे भी पूरी तवज्जो दिए बगैर देखा नहीं जा सकता था। उस सारे इंतजाम के बाद हमें ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। कमरे के बैरूनी दरवाजे पर कदमों की भारी आवाज उभरी और चंद ही लम्हे बाद दो साए कमरे में रेंग आए। उनमें से एक जरा लंबा और दूसरा दरमियाने कद का था। अंदर पांव धरते उनमें से एक ने डॉक्टर को मुखातिब किया। हेलो डॉक्टर, अंधेरा करके इंतजार कर रहे हो हमारा? क्या रोशनी में लेन देन करते हुए शर्माते हो? हालांकि तुम जैसे आदमी को ऐसा नहीं होना चाहिए। आहिस्ता बोलो। अंधेरा मैंने इसलिए कर दिया है कि बराबर वाले कमरे में मरीज और उसके साथी मौजूद हैं। उन्हें कुछ पता नहीं चलना चाहिए। बेहद खौफनाक लोग हैं वो। अगर उन्हें किसी गड़बड़ का शुबा हो गया तो मुसीबत खड़ी कर देंगे वो हमारे लिए। ओह, मगर ऐसे खतरनाक लोगों पर हाथ क्यों डाला तुमने? तुम्हें ख्याल रखना चाहिए था इस बात का। मैंने अपनी जगह से उठकर स्विच बोर्ड की तरफ बढ़ते हुए कहा, लेकिन अब क्या हो सकता है? जो होना था वो तो हो ही चुका है। मेरी आवाज सुनकर वो दोनों बिजली की सी तेजी से मेरी तरफ घूमे। ये कौन है डॉक्टर? उसी शख्स ने पूछा जो डॉक्टर से मुखातिब था। मैंने स्विच बोर्ड के पास पहुंचकर कमरे की तमाम लाइट्स रोशन करके कहा, लो देख लो मुझे अच्छी तरह से, और अगर पहचान सकते हो तो पहचान भी लो कि मैं कौन हूँ। ये कहते हुए मैं उन दोनों के करीब चला गया। वो दोनों ही मकामी थे। अपने चेहरे मोहरे और लिबास से वो अच्छे खासे मुहज़्ज़िब और पढ़े लिखे लगते थे। उन्हें देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि उनके सीनों में इतने सया दिल होंगे। दराज कद शख्स ने मुझे बगौर देखते हुए कहा, कौन हो तुम और ये किस लहजे में बात कर रहे हो तुम हमसे? इंसानों की तरह बात करना नहीं सिखाया गया तुम्हें? इंसानों की तरह बात मैं सिर्फ इंसानों से ही किया करता हूँ। वहशी दरिंदों से बात इसी तरह की जाती है। क्या बकते हो? हम लोग बहुत मुहज़्ज़िब और शरीफ लोग हैं। ये क्या चक्कर है डॉक्टर? कौन आदमी है ये? मैंने एक कदम आगे बढ़कर उल्टे हाथ का झापड़ उसके मुंह पर लगाते हुए कहा, डॉक्टर से क्या पूछता है खंजीर के बच्चे? इधर आकर मुझसे बात कर, मैं कराऊंगा तुझसे अपना तारुफ। वो मार खा के चंद कदम लड़खड़ाते हुए पीछे चला गया। उसके पस्ताकत साथी ने उसका हशर देखकर तेजी से अपने कोट के अंदरूनी जेब की तरफ हाथ ले जाना चाहा, मगर मैंने उसे मोहलत नहीं दी उसकी और चीते जैसी फुर्ती से पलटकर उसके पेट पर लात मारी। वो एकदम पीछे उलट गया। इस असना में दराज कद शख्स ने संभल कर रिवॉल्वर निकाल लिया और उसे मुझ पर सीधा करके धाड़ा। बस खबरदार, अब हरकत ना करना अपनी जगह से, नहीं तो लाश गिरा दूंगा मैं तेरी। अब उसके लहजे से दरिंदगी पूरी तरह आया थी। उसके रिवॉल्वर पर साइलेंसर लगा हुआ था। इसका मतलब था कि वो भी अपने साथ एक चुपशा लिए फिरता था, लेकिन उसकी ये बदनसीबी थी कि उसे उसके इस्तेमाल का मौका नहीं मिल सका। यूं भी मेरे सामने उसका वजूद एक कदरे भारी पत्थर से ज्यादा कोई हैसियत नहीं रखता था। वो उसे फेंक कर मुझे मारने की कोशिश करने के सिवा किसी और खतरनाक तरीके से उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता था, मगर खान ने उसे इसका भी मौका नहीं दिया। उसके हाथ में भी एक चुपशा दबा हुआ था। जैसे ही उसने रिवॉल्वर मुझ पर तानकर मुझे धमकाया, खान के रिवॉल्वर से हल्की सी ठक की आवाज के साथ एक शोला लपका और दराज कद शख्स के हाथ से उसका रिवॉल्वर निकलकर दूर जा गिरा। उसके साथ ही वो शोख लहजे में बोला, बेईमानी नहीं चलेगी मिस्टर, असलहे के इस्तेमाल की नहीं हो रही है। उसका निशाना बड़ा सच्चा था। गोली दराज कद के रिवॉल्वर पर ही लगी थी। उसके हाथ को बिल्कुल नहीं छुआ था उसने। मैंने उसे तहसीन आमेज निगाहों से देखते हुए कहा, कुर्बान जाइए भाई तेरी इस निशानेबाजी के, कमाल का निशाना है तेरा तो यार। दराज कद शख्स तैश में आकर तेजी से खान की तरफ पलटा, मगर उस तरफ खान और गुलजमान को रिवॉल्वर ताने देखकर उसका सारा जोश हवा हो गया। उसका साथी मेरी लात खाकर नीचे गिरा था और मैं उस रिवॉल्वर बाजी के चक्कर में उसकी तरफ से चंद सेकंड के लिए गाफिल हो गया था। इस मौके से फायदा उठाकर वो लोमड़ी किसी अयारी से काम लेकर ना जाने किस तरह मेरे पीछे पहुंच गया। मुझे उस वक्त पता चला जब उसने पीछे से मुझे ललकारा, खबरदार हरकत ना करना, अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया है, अपने हाथ ऊपर उठा लो जल्दी से। मैंने गर्दन मोड़कर उसकी तरफ देखा। वो अपना रिवॉल्वर मुझ पर ताने खड़ा खूंखार नजरों से मुझे घूर रहा था। मुझे अपनी तरफ मुतवज्जो पाकर वो दोबारा गरजा, सुना नहीं तुमने? हाथ ऊपर उठाओ अपने, वरना गोली मारने में मैं जरा भी तामुल नहीं करूंगा। मैं आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ घूम गया। उसकी आंखों में आंखें डालकर मैंने हकारत से कहा, तू भी अपनी हसरत निकाल ले बच्चे, लेकिन एक बात सुन ले मेरी, आज के बाद तुम लोगों को ये जलील काम करने का मौका दोबारा नहीं मिल सकेगा। ऐसे शैतान सिफत लोगों को जिंदा छोड़ना मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। उसने मेरी बात पर ध्यान दिए बगैर खान और गुलजमान से कहा, तुम दोनों अपने अपने रिवॉल्वर फेंक कर हाथ ऊपर उठा लो, वरना तुम्हारा ये साथी मेरी गोली का निशाना बने बगैर नहीं रह सकेगा। मैंने गर्दन पीछे मोड़कर खान से कहा, तुम लोग इस बंदर भपकी में आए बगैर अपना काम करो, इसकी फिक्र ना करो तुम। ऐसे बदजात और नंगे इंसानियत आदमी के हाथों में मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं हो सकेगी कभी। तुम दोनों इसके साथी को बांध लो आगे आके। पस्ताकत शख्स ने तैश में आकर मेरा निशाना लेते हुए कहा, तो तेरा ख्याल है मैं सिर्फ धमकी दे रहा हूँ तुझे, गोली नहीं चला सकूंगा? ठीक है, तूने मरने का फैसला कर ही लिया है तो मैं क्या कर सकता हूँ। उसने ट्रिगर पर दबाव डालना शुरू किया, लेकिन गोली चलने की बजाय उसकी आंखें हैरत की ज्यादती के सबब वाह होती चली गईं।
ट्रिगर अपनी जगह से जुम्बिश करने को तैयार ना था। उसने दोनों हाथों का पूरा जोर सर्व कर दिया था, मगर उसे अपने इरादे में कामयाबी ना हो सकी। उसने घबराकर रिवॉल्वर को देखा। मैंने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा, क्या बात है भाई, घर से निकलते वक्त चेक भी किया था इसको या नहीं? मेरा तो ख्याल है ये जंग आलूद हो चुका है। अगर मौका मिले तो घर वापस जाकर मिट्टी के तेल से सफाई करा लेना इसकी। मेरी बात ने उसकी खोपड़ी में अंगारे भर दिए शायद। उसने झंझलाकर रिवॉल्वर पूरी कुव्वत से मुझ पर खींचकर मारना चाहा, लेकिन मैं उसके लिए पहले से ही तैयार था। मैं जानता था कि वो यही करेगा। चुनाचा उसका हाथ हरकत में आते ही मैं एक तरफ हो गया और वो रिवॉल्वर उड़ते हुए मेरे मुंह के सामने से गुजरकर मेरे पीछे खड़े हुए उसके साथी की पुष्ट से टकराता हुआ गिर गया। उसने पलटकर गजबनाक निगाहों से मुझे घूरते हुए कहा, मेरा दाव चल गया तो हड्डियां भी सलामत नहीं छोड़ूंगा मैं तेरी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हो बड़े भाई? मैंने तो नहीं मारा तुम्हें। ये तुम्हारे चमचे ने ही रिवॉल्वर फेंका था तुम्हारी तरफ, वही लगा जाकर तुम्हें। मैं उसकी तरफ मुतवज्जो होकर भी दूसरे की तरफ से गाफिल नहीं हुआ था। मैंने जानबूझकर उसकी तरफ से थोड़ा सा रुख फेरा था ताकि वो मुझे अपनी जानिब से गाफिल पाकर मुझसे 10 पर 10 आ भिड़ने की कोशिश करे। कनखियों से मैं उसकी एक एक हरकत का जायजा लेता जा रहा था। तवक्को के मुताबिक उसने मुझे दूसरी तरफ मुतवज्जो पाकर चीते की तरह मुझ पर जस लगाई। मैं उसे फिजा में बुलंद होते देखकर फुर्ती के साथ अपनी जगह से हट गया। उससे एक बार फिर अंदाजे की गलती हो गई थी। वो उड़ता हुआ अपने ही साथी पर जा पड़ा और वो दोनों एक दूसरे से बाहम उलझकर जमीन पर जा गिरे। उनके गिरते ही खान और गुलजमान लपक कर उनके सरों पर जा पहुंचे। उन्होंने फौरन अपने अपने रिवॉल्वर उनकी तरफ तान लिए। खबरदार, अब उठने की कोशिश ना करना। वो दोनों जहां गिरे थे वहीं साकित होकर पड़े रहे। मैंने उन्हें मुखातिब किया, क्यों भाई, तुम्हारे दिल की हसरतें निकल गईं या अभी कुछ बाकी हैं? दराज कद ने सर उठाकर मुझे फाड़ खाने वाली नजरों से घूरा। ये रिवॉल्वर अलग रख दो, फिर मैं बताऊंगा तुम्हें कि मेरे दिल की हसरतें किस तरह निकलती हैं। रिवॉल्वर की जद में लेकर तो जनाने भी चौड़े होने लगते हैं। हालांकि रिवॉल्वर का इस्तेमाल पहले तुम नहीं किया था, फिर भी मैं तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा। यूं भी मरने वालों के सीने में कोई अधूरी आरजू नहीं रहनी चाहिए। तुम दोनों मुकाबला करोगे एक साथ या बारी बारी आओगे? अगर मेरे हाथों से बच जाओ तब दोनों से लड़ने की तमन्ना भी पूरी कर लेना। वो हिकारत से बोला। मैंने खान से कहा, ठीक है भाई, तुम दोनों इस दूसरे मुर्गे को लेकर अलग हट जाओ, मैं इसके बाजुओं का जोर भी देख लूं। बड़ा नाज है इसे शायद अपने जोरे बाजू पर। डॉक्टर ने परेशान होकर कहा, ये क्या कर रहे हो तुम? ये मैदान जंग बनाने पर क्यों तुल गए उस जगह को? अगर इतना शौक है रेसलिंग का तो यहाँ से कहीं और जाकर ये शौक पूरा कर लो अपना। मुझे क्यों सूली पर लटका रखा है आखिर? तुम परेशान क्यों हो रहे हो भाई जी? खुदा का शुक्र करो तुम्हें सचमुच सूली चढ़ाने से पहले ही असल आदमी सामने आ गए हमारे, वरना तुमने जो हरकत की है हमारे आदमी के साथ वो तुम्हें जरूर कब्र में उतार देती। मैंने क्या किया है? तुम मुझे? वो बुरी तरह हकलाने लगा। अच्छा, अब चुप करके देखते रहो ये तमाशा, दरमियान में बकबक ना करना बिल्कुल भी। मैंने उसको तनबीही लहजे में कहा। वो सूरत हाल से पहले ही खासा परेशान हो रहा था। मेरे लहजे की सख्ती ने उसे और सहमा दिया। वो खामोश होकर बैठ गया। मेरा मुकाबिल उठ खड़ा हुआ था। उसने अपना कोट और टाई उतारकर एक तरफ सोफे पर उछाल दी और दोनों हाथों की हथेलियां खड़ी करके कराटे की पोजीशन इख्तियार कर ली। वो मुसलसल पैंतरे बदल बदल कर हरकत करता जा रहा था और मैं उस पर नजरें जमाए उसकी एक एक हरकत को बगौर देख रहा था। उसके अंदाजे से मैंने समझ लिया था कि वो जूडो कराटे के फन में माहिर, अगर ना सही तो कम अज कम शुद्ध-बुद्ध जरूर रखता था, जबकि मुझे उस फन के बारे में मालूमात ना होने के बराबर थी। लिहाजा मुझे निहायत हाजिर दिमागी और पूरी तवज्जो से उसका मुकाबला करना था। उसने हरकत करते हुए अचानक हलक से मखसूस किस्म की आवाज़ निकाली और हवा में उछला। मैं फौरन ही नीचे बैठ गया। उसने फ्लाइंग किक लगाने के लिए छलांग लगाई थी, मगर मेरे बैठ जाने की वजह से वो उड़ता हुआ मेरे पीछे निकल गया और चूंकि उसका वार खाली गया था इस वजह से उसे वो सहारा भी ना मिल सका जिससे फ्लाइंग किक लगाने के बाद आदमी दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। नतीजा ये हुआ कि वो पुश्त के बल जमीन पर जा गिरा। इसी अवस्था में मैं उठकर उसकी तरफ घूम गया था। चनाचा नीचे गिरते ही मैंने उसके सर पर अपने बूट की नोक से जोरदार ठोकर लगाई। वो पैर जमाकर ऊपर उछलने की कोशिश कर रहा था। कराटे का माहिर अगर वार खाली जाने की वजह से गिर भी जाए तो वह आम आदमी की तरह पलटी खाकर हाथों के सहारे दोबारा उठने में वक्त बर्बाद नहीं करता। वो गिरते ही जमीन पर पैर जमाकर अपने जिस्म के खास अंदाज से ऊपर उछाल देता है। यूं वो बस पलक झपकते में अपने पैरों पर खड़ा नजर आता है, मगर मैंने उस पर वार करने में इतनी फुर्ती का मुजाहरा किया था कि उसे वो एक पल भी नसीब ना हो सका उठने के लिए। ठोकर खाते ही वो बेतवाजुन होकर फिर नीचे जा पड़ा। मैंने दूसरी ठोकर फिर उसी जगह लगाई। वो बुरी तरह बिलबिला उठा, मगर मैं उसे दोबारा उठने की मोहलत देने को बिल्कुल तैयार नहीं था। चनाचा ताबड़तोड़ उसके सर पर ठोकरें बरसाता चला गया। हर ठोकर पर उसके मुंह से कराह निकल जाती थी। 5-6 ठोकरें खाने के बाद उसके सर से खून जारी हो गया और कराहें चीखों में तब्दील होने लगी तो वो अचानक सांप की तरह बल खाकर पलटा और दोनों टांगें तेजी से उठाकर मेरे सीने पर दे मारी। वो किसी मकदर की तरह मुझे लगी थी और मैं उलटकर पीछे जा पड़ा था।
اس میں شبہ نہیں کہ وہ ٹانگیں اس وقت میرے سینے پر لگ جاتی جب اس نے فلائنگ کک لگانے کی کوشش کی تھی تو اس وقت صورتحال بالکل ہی مختلف ہوتی. کچھ قسمت ہی اچھی تھی میری کہ اس گھڑی میں ان سے بچ گیا تھا. میرے گرنے کے بعد اسے اتنا موقع تو مل ہی گیا تھا کہ وہ سنبھل کر دوبارہ کھڑا ہو جائے. میں نے دوبارہ اٹھنے میں زیادہ دیر نہیں لگائی اور اس اسنا میں وہ بھی اٹھ گیا تھا, لیکن میری اس کے سر پر لگائی ہوئی ٹھوکروں نے اس کا بھیجا ہلا کر رکھ دیا تھا شاید, اور قدم جما کر کھڑا ہونے میں دشواری ہو رہی تھی اسے. وہ سنبھلنے کی کوشش کرتے ہوئے خون آشام نگاہوں سے مجھے گھور رہا تھا. میں نے اس کی یہ حالت دیکھی تو باز کی طرح اس پر جھپٹ پڑا اور دونوں ہاتھوں سے اس کی گردن تھام کر سر سے اس کی ناک پر زوردار ٹکر لگائی. اس کے لیے ضرب کارگر ثابت ہوئی تھی. اس کے ہونٹ پھٹ گئے اور شاید ناک کا باسا ٹوٹ جانے کی وجہ سے ناک سے بھی نلکے کی طرح خون بہنے لگا. میں نے اسے چھوڑ کر پوری قوت سے اس کے پیٹ میں اپنا گھٹنا دے مارا. اب اس کے سارے کسبل نکل چکے تھے. وہ دونوں ہاتھوں سے پیٹ پکڑے کٹے ہوئے شہتیر کی طرح اوندھے منہ زمین پر جا گرا. میں نے اس کے دوسرے ساتھی کو دیکھ کر کہا, اوے آجا بھائی تو بھی, نکال لے اپنی حسرتیں, تو کیوں اپنا دل چھوٹا کرتا ہے. گلزمان نے تحسین آمیز نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا, استاد اس سے تو مجھے دو ہاتھ کر لینے دے, بہت دن ہو گئے ہاتھ پاؤں ہلائے ہوئے, بڑا درد رہنے لگا میرے بدن میں. میں نے مسکراتے ہوئے کہا, اچھا بھائی چل تو بھی اپنا بدن دبوا لے, مجھے کوئی اعتراض نہیں, مگر دیکھ لے یہ ٹھیک سے دبا بھی سکے گا تجھے, مالش والش بھی کر سکتا ہے یا نہیں. ڈاکٹر اپنی جگہ سے جلدی سے اٹھ کر اس نیم جان وحشی کے پاس آ بیٹھا. کیا اسے بالکل ختم کر دیا تم نے؟ یہ تو بہت برا کیا, ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تمہیں, میں پولیس کے چکر میں نہیں پڑ سکوں گا. وہ جلدی اسے ٹٹولنے لگا. تو کیسا بزدل آدمی ہے یار, غیر قانونی کام بھی کرتا ہے اور پولیس سے بھی ڈرتا ہے. فکر نہ کر اس کی, مرا نہیں ہے یہ, اور ابھی یہ مر بھی کیسے سکتا ہے, ابھی تو بڑے کام لینا ہے مجھے اس سے, یہ چاہے گا ابھی تو مرنے نہیں دوں گا میں سے. خدا کے لیے بھائی رحم کرو مجھ پر, یہاں خون خرابہ مت کرو تم, انہیں لے جاؤ یہاں سے اور پھر جو جی چاہے کرتے رہنا. ہاں لے جاؤ انہیں. وہ میرے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ کر گھگیانے لگا. مجھے اس کی یہ حالت دیکھ کر ہنسی آ گئی. اچھا مرا کیوں جاتا ہے میرے یار, ہم اسے ساتھ لے جائیں گے اپنے, لیکن اس سے پہلے کام کرنا ہوگا تجھے ہمارا. بول کیا کہتا ہے, کرے گا نا تو وہ کام؟ ہاں کر دوں گا, ضرور کر دوں گا. بولو کیا چاہتے ہو تم؟ ان دونوں کو ہم ادھر آپریشن تھیٹر میں لے جاتے ہیں, تم ان کے گردے نکال لو, پھر ہم انہیں لے جائیں گے اپنے ساتھ. کیا ان کے گردے؟ مگر تم کیا کرو گے ان گردوں کا, تمہارے کس کام آئیں گے وہ؟ میرے محلے کے کتے آدمی کے گردے بڑے شوق سے کھاتے ہیں, انہیں کھلاؤں گا. پستہ قد شخص میری بات سن کر زور سے چیخا, بکواس بند کرو گدھے کے بچے, خون پی جاؤں گا میں تمہارا. وہ چلاتا وہ میری طرف دوڑا, لیکن گلزمان نے اسے مجھ تک پہنچنے سے پہلے ہی کمر سے پکڑ کر ایک طرف پھینک دیا. وہ ایک صوفے پر جا کر گرا, مگر فوراً ہی اٹھ کر میری طرف جھپٹا. اس بار گلزمان نے اس کی ٹانگوں میں ٹانگ مار کر اسے نیچے گرا دیا. اس نے پھر اٹھنا چاہا تو گلزمان نے پیچھے سے اس کا کالر پکڑ کر تیزی سے اپنا گھٹنا اس کی کمر پر رکھ کر اس کا سر زمین پہ دے مارا. وہ بری طرح مچلتے ہوئے مغلظات بکنے لگا. اس پر شاید دیوانگی کا دورہ پڑ گیا تھا. میری زبانی اپنے انجام کے بارے میں سن کر اس کی کھوپڑی سلگ اٹھی تھی, اور وہ ریوالور کی زد میں ہونے کے باوجود اپنے انجام سے بے پرواہ ہو کر میری طرف دوڑ پڑا تھا.